और कॉर्पोरेट रार में आज बात करेंगे जिंदल स्टेनलेस के टॉप मैनेजमेंट से नतीजे और आउटलुक पर बस कुछ ही देर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कॉर्पोरेट रडार में। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। आज हमारे रडार पर मेटल सेक्टर की बड़ी कंपनी जिंदल स्टेनलेस, जिसके नतीजे आए कल कंपनी ने जो पेश किए उस पर एनालिसिस करेंगे और ऑफ कोर्स क्या है आगे का आउटलुक वो जानेंगे। कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीएफओ अनुराग मंत्री हमारे साथ शो में कुछ ही देर में जुड़ेंगे। लेकिन बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले हम चलते हैं और समझते हैं इस वक्त बाजार में क्या एक्शन है। बताने के लिए वरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ पर बड़े लक्ष्य निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आते हुए काफी बुलिश है मार्केट्स को लेकर। वेल, कॉर्पोरेट रार में अब हम बात करते हैं 1970 में शुरू हुई जिंदल स्टेनलेस की करीब 25,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। स्टेनलेस स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स बनाने वाली इनफैक्ट देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और इनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ऑटो, रेलवेज, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर गुड्स से जुड़ी इंडस्ट्रीज में होता है। नतीजों की बात कर लेते हैं। सालाना आधार पर आय में मामूली बढ़त देखने को मिली है। आय 9765 करोड़ रुपीस पर आई है। वहीं मुनाफा करीब 13% गिरा है एट 765 करोड़। मार्जिन में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। कमजोर नतीजे थे अगर हम ओवरऑल देखेंगे। मार्जिन पर कहां से आया दबाव, ये भी जानेंगे। मौजूदा ट्रेंड्स, आगे के आउटलुक। चलिए स्वागत करना चाहेंगे कंपनी के ईडी एंड सीएफओ अनुराग मंत्री को। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले नंबर्स समझने की कोशिश करेंगे आपसे। नंबर्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर वीक दिख रहे हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट अगर हम सीक्वेंशियली देखते हैं फॉर श्योर। पहले तो आप समराइज कर सकते हैं हमें नंबर्स, क्या कारण रहे, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है, हाइलाइट्स क्या है इस क्वार्टर के? धन्यवाद स्वाति। सो आई थिंक नंबर को पर्सपेक्टिव में देखने का बेटर, स्पेशली बिकॉज अगर आप देखेंगे इस साल वर्सेस लास्ट ईयर देयर वाज अ बिग चेंज। बीच में ऑलमोस्ट 6 महीने एक्सपोर्ट ड्यूटी रही थी ऑन स्टेनलेस स्टील। सो इसलिए रियली प्रीवियस ईयर बेसिस पे नंबर्स कंपेरेबल नहीं है। बट अगर आप देखेंगे द वे टू लुक एट कहाँ पे ट्रेंड जा रहा है तो वो मेरे ख्याल से सीक्वेंशियल नंबर में ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अगर मैं हाईलाइट बताऊं तो इस क्वार्टर में भी हमारी हिस्टोरिकली हाई सेल हुई है। हाईएस्ट एवर सेल्स की हमने क्वार्टर 4 में। और अगर हम सीक्वेंशियली भी देखेंगे तो क्वार्टर 4 में हमारा वॉल्यूम्स बढ़े हैं 8%। इवन ऑन ईयर बेसिस क्वार्टरली वॉल्यूम्स आर अप 14%। सो एक अच्छा साइन है कि ओवरऑल हमारा जो पेनिट्रेशन है वॉल्यूम्स का मार्केट में अच्छा है। अगर दूसरा मैं हाईलाइट बताऊं तो इसकी तो एक तो 8% की वॉल्यूम ग्रोथ क्लियरली देखने को मिली है। जो हमारा एबिटा पर टन की गाइडेंस थी हमने जो दी थी साल की और शुरू में अराउंड 18 से 20,000, और बीच में एक्सपोर्ट ड्यूटी भी आई, मार्केट बहुत सबड्यूड रहा, स्टील कंपनीज प्रेशर में रही। लेकिन फिर भी मेरे को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अगर हम देखें तो ओवरऑल बेसिस पे हमने 20,000 से ऊपर की मार्केट गाइडेंस डिलीवर करी है ऑन ए फुल ईयर बेसिस, जबकि 6 महीने वी वर अंडर प्रेशर ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो एक अच्छा साइन है कि हमारा जो एजाइल बिजनेस मॉडल है जिसमें हम डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट मार्केट जो हमारे प्रीमियम मार्केट है उसके बीच वॉल्यूम हम प्ले कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये हमने अपना मार्जिन गाइडेंस भी डिलीवर किया है। क्वार्टर 4 में इनफैक्ट मार्जिन वी हैव मेड ऑलमोस्ट 21,000। तो एक अच्छा साइन है डायरेक्शनली कि सीक्वेंशियली मार्जिन जो पिछले क्वार्टर अगर क्वार्टर 3 में देखेंगे वो 20,000 था, तो उसके हिसाब से मार्जिन भी सीक्वेंशियली स्ट्रॉन्ग हुए हैं। वॉल्यूम अच्छे बढ़ रहे हैं। डेट का एक जो नंबर है आपने को ध्यान होगा, लास्ट ईयर हम एक अपना कैपेसिटी एक्सपांशन कर रहे थे उड़ीसा में, जो हम डबल कर रहे थे वो अब कंप्लीट हो गया है। तो मार्च में हमने उसकी कमीशनिंग कर दी है। उसके बावजूद हमारा जो डेट है इतना कैपेक्स करने के बाद वो एक्चुअली गिरा है। अगर हम देखें डेट में 18% का रिडक्शन है ऑन ईयर बेसिस, एंड डेट जो पहले 3200 करोड़ का होता था वो अब 2600 करोड़ पे आ गया है ऑन फंड बेस्ड डेट, ऑन जेएसएचएल मर्ज एंटिटी का मिला के। तो एक अच्छा साइन है कि हम कैपेक्स और प्रूडेंट कैपिटल एलोकेशन के चलते बैलेंस शीट पे ध्यान रख रहे हैं और अपना कैपेक्स अपने इंटरनल अप्रूवल से लार्जली कर रहे हैं, तो उससे शेयर होल्डर को अच्छा वैल्यू एक्रीशन है। दूसरा अपने अगर देखेंगे तो जो हमारी कैपेसिटी 3 मिलियन टन हो गई है, उसके कारण हम वर्ल्ड की टॉप 5 स्टेनलेस स्टील कंपनीज में शामिल हो गए हैं एक्स चाइना। ओके, तो काफी पैरामीटर्स आप बता रहे हैं जिस तरह से कंपनी का प्रदर्शन रहा है, कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। आपने डेट की बात की थी और मैं वो पॉइंट उठाना चाहूंगी, क्योंकि जैसा आपने कहा 3200 करोड़ से लेके आप 2600 करोड़ पर आ गए। 18% की इंप्रूवमेंट जो हुई है। अब गाइडेंस और क्या होगी डेट को लेकर फॉर FY24? स्वाति, जो FY24 में हमारी अराउंड 2500 करोड़ के हमारे कैपेक्स और आउटफ्लो हैं। दो एक्विजिशन जो हमने अनाउंस किए हुए हैं, एक JUSL का और एक इंडोनेशिया
में निकल असेट का, तो उसके कुछ कैश आउटफ्लो एंड कुछ जो हमारे नॉर्मल कैपेक्स रूटीन कैपेक्स हैं, जो हमारे एक्सपेंशन के कैपेक्स के आउटफ्लो है, वो भी इस साल जाएंगे। तो अराउंड 2500 करोड़ का आउटफ्लो हमको दिखता है। तो उसके चलते डेट इंटरमीडिएट पीरियड में क्योंकि थोड़ा सा टाइमिंग मिसमैचेस होते हैं, तो 500 से 700 करोड़ बढ़ सकता है, क्योंकि हमने लेकिन ऑलरेडी 500 करोड़ का रिडक्शन किया है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यहाँ से 2500 के नंबर से डेट 500-700 करोड़ बढ़ सकता है थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए। बट अदरवाइज हम लार्जली जो आगे के 2500 करोड़ है वो भी लार्जली इंटरनल अक्रूवल से ही करने का हमारा प्लान है। ओके श्योर, तो थोड़ा सा ग्रोथ पे इन्वेस्टमेंट्स आ सकती है, लेकिन इंटरनल अक्रूवल से आप उसको फंड करने की बात करें। सर, जो आपने एक्सपेंशन की बात की और कंपनी ने कंप्लीट किया एक्सपेंशन ऑफ स्टेनलेस स्टील मेल्ट शॉप, जो कि 1 मिलियन टन की है, जो सपोर्ट करेगी डाउनस्ट्रीम फैसिलिटीज गोइंग फॉरवर्ड। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इसकी वजह से क्या आप फोर्सी करते हैं दैट विल कंट्रीब्यूट? हाँ, तो इसके चलते हम जो अपनी वॉल्यूम ग्रोथ गाइडेंस दे रहे हैं वो है अराउंड 20% प्लस हम वॉल्यूम ग्रोथ कर पाएंगे FY24 में एज कम्पेयर टू FY23। तो हम ओवरऑल वॉल्यूम गाइडेंस दे रहे हैं कि 20% का हम वॉल्यूम ग्रोथ शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर पाएंगे। ओके, और प्राइसिंग ट्रेंड सर, रॉ मटेरियल्स की किस तरह से आप फैक्टर इन कर रहे हैं? निकल, फेरोक्रोम, कोकिंग कोल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और क्योंकि थोड़ा सा वहां प्रेशर हमने मार्जिन्स पर देखा है, तो कुछ इंप्रूवमेंट लग रही है आगे मार्जिन्स पर? जी, स्टेनलेस स्टील में हम एक चीज डिफरेंट है कि हम जनरली जो भी जो इट्स मोर है कन्वर्जन टाइप का मॉडल होता है। तो अब रॉ मटेरियल का प्रिडिक्शन करना तो बहुत ही डिफिकल्ट है इस तरह के मार्केट में। तो हमने अपना जो रिस्क मैनेजमेंट हम ऐसे करते हैं कि हम जो एक नंबर ऑफ हमारे जो ऑर्डर बुक है उसके हिसाब से हम अपनी रॉ मटेरियल इन्वेंट्रीज को और फिनिश गुड इन्वेंट्रीज को मैनेज करते हैं, ताकि जो कमोडिटी वॉलेटिलिटी रिस्क है वो लोएस्ट रहे हमारे मार्जिन पे। इसीलिए आप देखेंगे हमारे मार्जिन काफी कंसिस्टेंट रेंज में मूव करते हैं। तो जब ऐसा होता है, जब रॉ मटेरियल नीचे जाता है, तो ऐसा भी नहीं है कि हम कोई बहुत मार्जिन बनाते हैं, बिकॉज वो हम बेनिफिट पास ऑन कर देते हैं कस्टमर को। और इसका अपोजिट भी ट्रू है कि जब ऊपर जाता है तो हम थोड़ा सा पास ऑन कर पाते हैं कस्टमर को। तो अगर देखेंगे तो हम एक स्टेबल मार्जिन रखने का कोशिश करते हैं। अगर जैसे ही रॉ मटेरियल नीचे गिरता है, हम जनरली उसका मार्जिन पे नहीं अपना बढ़ाते, रादर हम उसको कस्टमर को पास ऑन करने की कोशिश करते हैं। तो उसके चलते हमको लगता है जो हमने रिस्क मैनेजमेंट किया है, हम एक कंसिस्टेंट मार्जिन दे पाएंगे ओवरऑल लेवल पे। रॉ मटेरियल पे प्रोडिक्शन, ये देखिए आज की डेट में किसी भी मार्केट का प्रोडिक्शन करना, वी डोंट टेक अ कॉल ऑन दैट रॉ मटेरियल, दैट मच वी कैन अश्योर यू। हम अपना रादर रिस्क मैनेजमेंट करते हैं ताकि वॉलेटिलिटी कम से कम रहे अपनी अर्निंग में। ओके, फेयर इनफ। तो वो प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन आप देख रहे हैं आगे ट्रेंड्स ठीक दिख रहे हैं मार्जिन्स को लेकर। लेकिन सर, एक्विजिशन जो की है कंपनी ने ऑफ न्यू येकिंग पीटी स्मेल्टर फैसिलिटी जो इंडोनेशिया में है, उस पर हमें अपडेट देंगे, और किस तरीके के और इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आप टैप इन करने की कोशिश करेंगे? सो ये एक तो फर्स्ट निकल एसेट, जो हमारे की रॉ मटेरियल है, निकल इंडिया में नहीं अवेलेबल है अभी तक। तो निकल पे हम लार्जली डिपेंडेंट है इंपोर्ट के लिए। हम हमारा रॉ मटेरियल प्रोसेस में क्या निकलता है, तो ये हमारी जो एक्विजिशन है फर्स्ट बाय इंडियन कंपनी, जिसमें हमने निकल एसेट बाहर एक्वायर करी है, जिसमें स्टेक हमने 49% स्टेक एक्वायर करा है। तो इसके कारण क्या होगा कि आपको ऑपरेटर कोई और रहेगा, तो माइनिंग रिस्क नहीं है सच हमको। लेकिन इससे हमारी दो चीजें स्ट्रेटेजिक सॉल्व होती हैं। वन इज दैट, जो आपने रॉ मटेरियल की वॉलेटिलिटी की बात करी थी इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो ये बिकॉज निकल जब ऊपर जाता है तो हमारे थोड़े मार्जिन पे थोड़ा पास ऑन में लैग ऑन टाइम होता है, तो थोड़ा मार्जिन पे प्रेशर आता है। तो वो हम मेकअप कर पाएंगे फ्रॉम दिस निकल व्हाट इज जनरेटेड फ्रॉम दिस असेट। तो उसके कारण थोड़ा सा क्या है कि मार्जिन स्टेबिलिटी फर्दर इंप्रूव होगी, मार्जिन प्रोफाइल कंपनी का फर्दर इंप्रूव होगा। दूसरा, इससे रॉ मटेरियल सिक्योरिटी डेवलप होती है, बिकॉज निकल हमारा की रॉ मटेरियल है। तो इसका अगर हम फिजिकली हमको जब जरूरत होगी तो हम इसका रॉ मटेरियल अपना यूज कर सकते हैं। तो ये दो बेनिफिट हैं जो रॉ मटेरियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, मार्जिन को फर्दर स्टेबल फर्दर स्ट्रॉन्ग करेंगे फॉर द कंपनी। तो और ये 18 महीने के अंदर, 18 से 20 महीने के अंदर चालू होने के हो जाएगा। और इसमें रिस्क ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम खुद माइनिंग पे नहीं जा रहे हैं। हम ये एक एस्टेब्लिश्ड मॉडल है जहां हम एक 2 क्लेन खरीद रहे हैं, एक लार्ज पार्क है जिसमें ऑपरेटर हैज बीन ऑपरेटिंग फॉर सिंस क्वाइट सम टाइम, तो दे आर वेल एस्टेब्लिश्ड ऑपरेटर। तो वो सब रिस्क नहीं है यहाँ पे। ओके सर, ये हिसार जेएसएल हिसार की जो
मर्जर कंप्लीशन हुआ है विद इफेक्ट फ्रॉम मार्च 2023, उसके सिनर्जी बेनिफिट्स क्या दिखेंगे और उसका परफॉर्मेंस ऑफ जेएसएल हिसार क्या रहेगा सर? तो इसके स्वाति अगर देखेंगे तो शेयर होल्डर्स स्पेशली माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, बिकॉज पूरा बैलेंस शीट रेशनलाइजेशन हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे हिसार और जिंदल स्टेनलेस जो दो अलग अलग लिस्टेड कंपनीज थी, एक तो दोनों की क्रॉस होल्डिंग थी, तो अब कोई क्रॉस होल्डिंग नहीं है, अब एक शेयर लिस्टेड है। दूसरा उसके बीच में आपस में लोन दिए हुए थे इंटर कंपनी डिपॉजिट से, तो वो सब एलिमिनेट हो गए। तीसरा, दोनों प्लांट कंपनीज के बीच रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस बहुत होते थे, तो वो सब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का सब एलिमिनेट हो गए। तो एक गवर्नेंस वाइज क्लियर एकदम क्लीन बैलेंस शीट स्ट्रक्चर है। तो और नो क्रॉस होल्डिंग, नो इंटर कंपनी लोन्स, तो मेरे ख्याल से एक गवर्नेंस वाइज एज वेल एज द बैलेंस शीट स्ट्रक्चर वाइज इट्स अ मच क्लीनर स्ट्रक्चर। सिनर्जीज जो हम देखते हैं पीएनएल में, वो जैसे लॉजिस्टिक्स एंड कई अदर पार्ट्स में सिनर्जीज आएंगी, बट लार्जली बेसिकली द बैलेंस शीट सिनर्जीज ज्यादा है इस पूरे पोर्शन में। एंड ओवरऑल माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए काफी एक्रेटिव है, बिकॉज जो दोनों क्रॉस होल्डिंग थी वो खत्म हो गई है कंप्लीटली। ओके, तो ये इसका बेनिफिट यहाँ देखिएगा। सर एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस नोट पर, फिर आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए, थोड़ी सी और डिस्कशन करेंगे आपके नंबर्स पर, आगे आउटलुक पर। छोटा सा ब्रेक, हम जल्द वापस आते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट आवर। हम बात कर रहे हैं जेएसएल स्टेनलेस के टॉप मैनेजमेंट के साथ, और नंबर्स आए हैं, नंबर्स बढ़िया रहे। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, बट ईयर ऑन ईयर जैसा बता रहे थे आपकी, वो सही मायने नहीं है इस बार नंबर्स देखने का। लेकिन सर इंटरनेशनल बिजनेस पर मैं आपकी व्यू जानना चाहूंगी। एक्सपोर्ट सेल्स कंट्रीब्यूटेड अबाउट 13% इन Q4। अब इंटरनेशनल डिमांड कैसी दिख रही है कंपेयर टू डोमेस्टिक, और बिकॉज एक्सपोर्ट ड्यूटी के जो चेंजेस अब आ गए हैं, अब क्या एक्सपोर्ट मार्केट दिख रहा है, कैसा रिस्पॉन्स आपको लग रहा है? तो इंटरनेशनल में जो हमारे लार्ज मार्केट है यूएस, यूरोप, वो थोड़ा अभी प्रेशर में है, जो सब यूएस डेट क्राइसिस, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड, ये सब अभी पूरे क्लियर नहीं हुई है। तो अभी हमको थोड़ा डिमांड पे इंटरनेशनल मार्केट में प्रेशर है। तो इसके चलते हम एक्सपोर्ट में कुछ और न्यू मार्केट भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल हमको इसीलिए हमारा जो टारगेट है कि FY24 में अराउंड 15% हम एक्सपोर्ट मिक्स कर पाएंगे। तो वो हम अचीव कर पाएंगे 15% का एक्सपोर्ट मिक्स। लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा प्रेशर है इवन इंटरनेशनल मार्केट अभी, जो स्पेशली यूएस एंड यूरोप में थोड़ा प्रेशर है इंटरनेशनल मार्केट्स में, बट आप 15% अचीव कर पाएंगे आगे नंबर्स की अगर बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए किस तरीके के नंबर्स हैं और आगे क्या है आउटलुक कंपनी का। तो ये थे अनुराग मंत्री हमसे बातचीत करते हुए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।